एक समय की बात है। एक छोटे से गांव चांदपुर में दो बहनें रहती थीं, सुषमा और कविता। सुषमा बड़ी बहन थी। उसकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई थी, इसलिए उसका विवाह मोहन नाम के एक गरीब किसान से हुआ था, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। और सुषमा दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मेहनत से काम करते थे और जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। वहीं छोटी बहन कविता बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर उसका विवाह विक्रम नाम के एक अमीर व्यापारी से हो गया। विवाह के बाद से कविता अपने सौंदर्य और धन पर घमंड करने लगी। कविता अक्सर अपनी बड़ी बहन को ताने मारती और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब भी सुषमा उसके घर जाती, कविता की बातें उसके दिल को चुभ जाती। एक दिन सुबह सुबह सुषमा काम पर जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी छोटी बहन कविता मिली। कविता बोली, बहन, तुम्हें देखकर लगता है कि गरीबी वाकई बहुत बुरी चीज है। जरा अपने हाथों को देखो, कितने कठोर हो गए हैं दूसरों के घरों में काम करते करते, और लगता है तुमने बरसों से कपड़े भी नहीं बदले। कविता, हम गरीब हैं लेकिन मेहनत करते हैं। भगवान ने जो दिया है उसी में खुश हैं। हाँ, तुम खुश दिखती तो हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम जैसे गरीब लोगों से ज्यादा बात करने की आदी नहीं हूँ। मैं और विक्रम तो बड़े शहर के लोगों से ही मिलते जुलते हैं। तुम जैसे धूल मिट्टी में सने लोग तो हमारे घर के आसपास भी नहीं आते। सुषमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि कविता बदल चुकी है। वह चुपचाप वहां से चली गई। समय बीतता गया। एक दिन सुषमा का पति मोहन अचानक बहुत बीमार पड़ गया। कई दिनों के इलाज में घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब तो खाने के भी पैसे नहीं बचे थे। रात का समय था। सुषमा अपने पति के पास बैठी थी, जो चारपाई पर कराह रहा था। मोहन ने कहा, सुषमा, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। घर में कुछ नहीं बचा, बच्चे भूखे हैं। नहीं मोहन, ऐसा मत कहो। मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी। मैं अपनी छोटी बहन से जाकर मदद मांगती हूँ। अगले दिन सुषमा कविता के घर पहुंची। कविता दरवाजे पर खड़ी थी। अरे दीदी, इस बार कैसे आना हुआ? कविता, मोहन बहुत बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं बचे। जरा थोड़े पैसे उधार दे दो, बाद में लौटा दूंगी। ओह दीदी, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन क्या करें? मेरे पति गांव में जमीन खरीदने गए हैं और सारा पैसा वहीं लगा है। अगर आप पहले आई होती तो शायद मदद कर पाती। लेकिन कविता, थोड़ा बहुत तो कुछ हो सकता है। अरे दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगूं तो मेरा पास क्या बचेगा? सुषमा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह कुछ कहे बिना चली गई। कुछ दिन बाद उसने सोचा, कविता ने मना कर दिया, अब क्या करूं? चलो बड़े भाई के पास चलती हूँ। अगले दिन वह अपने बड़े भाई के पास पहुंची। भाभी, भैया घर पर है? नहीं, वो शहर गए हैं। क्या काम है? भाभी, मोहन बहुत बीमार पड़ गए हैं, कुछ पैसे चाहिए थे। देखो सुषमा, तुम जानती हो कि तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं और हमारे भी बहुत खर्चे हैं। हम सबकी मदद नहीं कर सकते। भाभी, कसम खाती हूँ पैसे जल्द लौटा दूंगी। मैंने कहा ना, हमारे पास नहीं है। सुषमा आंसू पोंछती हुई चुपचाप बाहर चली गई। वह बहुत दुखी थी। उसी दोपहर एक साधु बाबा गांव में आए। उनके हाथ में भिक्षा का कटोरा था। चेहरा तेजस्वी था, पर भूख से कमजोर लग रहे थे। वह पहले कविता के महल जैसे घर के दरवाजे पर गए। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? कई दिनों से भूखा हूँ। कहाँ से आ जाते हैं ये भिखारी? यह कोई धर्मशाला नहीं है, जाओ यहाँ से। साधु बाबा चुपचाप वहां से चले गए। धीरे धीरे वह सुषमा की झोपड़ी के सामने पहुंचे। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? कई दिनों से भूखा हूँ। बाबा, बैठ जाइए। मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, पर जो है वो स्वीकार कीजिए। वह अंदर गई और थोड़ा सत्तू व गुड़ लेकर आई। साधु बाबा ने खाया और बोले, बेटी, तूने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। मैं तेरे उपकार का बदला कैसे दूं? बाबा, मेरे पति बहुत बीमार हैं। सब जगह मदद मांगी, किसी ने नहीं की। बस आप उनको आशीर्वाद दे दीजिए कि वो ठीक हो जाएं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने अपने चमत्कार से एक मिट्टी का घड़ा निकाला। बेटी, यह घड़ा रख ले। जब यह तेरे घर में आएगा, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसमें से वही निकलेगा जो तेरे कर्मों का फल होगा। यह कहकर बाबा अदृश्य हो गए।
सुषमा खुशी खुशी घड़ा लेकर घर आई। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, मोहन उठकर बोला, अरे सुषमा, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले उठ भी नहीं पा रहा था और अब देखो खड़ा हूँ। हाँ मोहन, यह सब उस साधु बाबा की कृपा है। उन्होंने कहा था कि यह घड़ा घर में आते ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों ने मिलकर घड़े का कपड़ा हटाया। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। दोनों यह देखकर हैरान रह गए। सुषमा बोली, यह तो भगवान का आशीर्वाद है। हमें यह धन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसे अच्छे कामों में लगाएंगे। उन्होंने तय किया कि पैसे से छोटा व्यवसाय शुरू करेंगे। गर्मी का मौसम था तो उन्होंने ठंडा, लस्सी, नींबू पानी और छाछ बेचने का निर्णय लिया। सुषमा ने गांव के व्यापारी से अच्छी गुणवत्ता वाला दूध और छाछ खरीदा। उसकी ईमानदारी देखकर व्यापारी ने कहा, बहन, अगर तुम सच्चे मन से काम करोगी तो मैं तुम्हें सस्ते दाम में माल दूंगा। सुषमा ने दुकान खोली। पहले ही दिन बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि वह खुद चौंक गई। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात कविता तक पहुंची तो वह क्रोध से भर गई। कल तक तो मुझसे पैसे मांग रही थी, आज अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? वह चुपके से सुषमा के घर के बाहर जाकर उनकी बातें सुनने लगी। ए जी, आज हमारा पहला दिन है और पहले दिन में ही हमारी अच्छी कमाई हुई। ये सब उसे साधु बाबा की वजह से हो रहा है। अगर साधु बाबा हमें हुआ है जादुई घड़ा नहीं देते तो आज हम इस मुकाम पे नहीं होते। अच्छा, तो ऐसा है, मैं ये घड़ा ही चुरा लूंगी। रात में जब सुषमा और मोहन सो गए, कविता घर में घुस गई। जैसे ही उसने घड़े को छुआ, घड़ा दीवार से चिपक गया और उसमें से आवाज आई, अरे मूर्ख, लालची और घमंडी औरत! जो लोग अपने अहंकार में रहते हैं उन्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। असली धन मेहनत और ईमानदारी में है। अगर तू नहीं बदली तो तेरा अहंकार तुझे नष्ट कर देगा। कविता डर के मारे कांपने लगी और भाग गई। अगले दिन उसने अपने नौकर गोपीनाथ को बुलाया। गोपीनाथ, सुषमा की दुकान बहुत चल रही है, इसे बर्बाद करने का कोई तरीका सोचो। मालकिन, अगर लोग समझ लें कि उसकी लस्सी गंदे पानी से बनती है तो दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। सही कहा, यही करेंगे। अगले दिन उसने अपने नौकरों और कुछ चालाक गांव वालों को पैसे देकर योजना बनाई कि वे सुषमा की दुकान पर जाएं, लस्सी पीकर चिल्लाएं कि यह गंदी है। सुबह दुकान खुली। कुछ लोग आए और बोले, अरे ये लस्सी का स्वाद अजीब है, इसमें कुछ गड़बड़ है। बाकी लोग भी शंका करने लगे। अफवाह फैल गई और शाम तक दुकान खाली हो गई। सुषमा समझ गई कि यह साजिश है। अगले दिन वह घर घर जाकर बोली, आप सब मेरे हाथ की लस्सी मुफ्त में पीजिए। अगर गंदी लगे तो बताइए। गांव वालों ने पी और कहा, अरे यह तो बहुत स्वादिष्ट है। उन्हें सच्चाई समझ में आ गई। कुछ लोगों ने देखा कि जो कल अफवाह फैला रहे थे आज कविता के घर से पैसे लेकर निकले हैं। गांव में बात फैल गई। सबने सुषमा से माफी मांगी और कहा, अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है बेटी, हमसे भूल हो गई। अब हमें सच समझ में आ गया। फिर सुषमा की दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। ये देखकर कविता और भी जल गई। उसने फिर साजिश रची। इस बार मैं ऐसा करूंगी कि सुषमा कभी खड़ी न हो पाए। उसने अपने नौकरों से कहा, रात को सुषमा की दुकान में आग लगा दो। रात में दोनों नौकरों ने दुकान में मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। दुकान जलकर राख हो गई। सुबह सुषमा पहुंची तो उसके आंसू निकल पड़े। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत जल गई। गांव के प्रधान जी आए और बोले, यह अपराध है, दोषी को सजा मिलेगी। जांच में सुषमा को झाड़ियों में एक तौलिया और मिट्टी के तेल का डिब्बा मिला। डिब्बे पर कविता स्टोर्स लिखा था। गांव में तहलका मच गया। सब समझ गए कि यह कविता का काम है। प्रधान जी ने सबको बुलाया। इसी बीच कविता का पति, जिसका व्यापार अब डूब चुका था, गांव लौटा। वह भीड़ में पहुंचा तो सब उसकी ओर देखने लगे। उसके हाथ में वही तौलिया था। प्रधान जी बोले, अब बोलो कविता, क्या कहोगी? कविता रो पड़ी और बोली, माफ करना प्रधान जी, यह सब मैंने किया। मैं नहीं चाहती थी कि सुषमा मुझसे ज्यादा सफल हो। अब बोलो कविता, क्या कहोगी? तेरे अहंकार और जलन ने तुझे अपराधी बना दिया। अब तुझे
गांव छोड़ना होगा। प्रधान जी, मैं अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती। वह पहले ही अपने कर्मों का फल भुगत चुकी है। बस इसे सुधरने का मौका दीजिए बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में बहुत गलत किया। अब मैं ईमानदारी से तुम्हारे साथ काम करूंगी। सुषमा ने उसे गले लगा लिया। गांव वाले सुषमा की उदारता देखकर भावुक हो गए। उस दिन के बाद कविता ने अपनी गलती मान ली और मेहनत से सुषमा के साथ काम करने लगी। दोनों बहनों ने मिलकर व्यवसाय फिर से खड़ा किया। यह कहानी हमें सिखाती है तारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है, जबकि जलन और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं।